subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the human bloods, their basic compositions and their basic functions. तो आज वीडियो में हम बात करेंगे ह्यूमन ब्लड के बेसिक कंपोजिशन के बारे में और उनके क्या बेसिक फंक्शंस हैं उनके बारे में। बात करें इस टॉपिक की तो ये आपके बायोलॉजी का, खासकर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का ही पार्ट है, चाहे वो फार्मेसी के हो, नर्सिंग के हो या फिर 11th-12th के हो। एंड इफ यू वांट टू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द एचएपी और पैथोफिजियोलॉजी, you can check description box below or by using this link. So now let's discuss about the topic. So body fluids. So first we should discuss some basics of body fluids, क्योंकि blood भी आपके body fluids का ही part है. So in the human body contains many types of fluids and with the different composition and functions like blood, urine, saliva, milk, cerebral spinal fluid, रीजनल फ्लूइड्स और सेमिनल फ्लूइड्स। तो हमारे बॉडी के अंदर में बहुत सारे टाइप्स के अलग अलग फ्लूइड्स होते हैं और अलग अलग टाइप्स के उनके फंक्शंस होते हैं। उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट फ्लूइड्स हैं, वो हैं आपकी ब्लड हैं, आपकी यूरिन है, स्लाइवा है, मिल्क है, CSF है और आपके रीजनल फ्लूइड्स हैं। CSF के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हमारे ब्रेन वाले क्लासेस पे, सीनियर्स वाले क्लासेस पे। आज हम बात करेंगे ब्लड के बेसिक कंपोजिशन और फंक्शन के बारे में। तो बेसिकली बात करें हम लोग, उसके अलावा एक्वोसोमर भी होते हैं। एंड बात करें हम लोग बॉडी के जो बॉडी फ्लूइड्स हैं उनके बेसिक कंपोजिशन के बारे में, वो किस तरीके से बने होते हैं। तो बेसिकली हमारे बॉडी के अंदर में, या बात करें कुछ एडल्ट वेट के केस में, अगर किसी भी ह्यूमन बींग का एडल्ट वेट अप्रोक्सीमेटली 60 kg है तो उसमें कितने परसेंट उसका बॉडी फ्लूइड्स होगा। तो अप्रोक्सीमेटली जो टोटल वॉल्यूम है वो होता है अप्रोक्सीमेटली 33 लीटर। अगर उसका वेट 60 kg होगा आसपास, तो मीन्स 55% ऑफ द बॉडी वेट। आपके बॉडी का जितना भी वेट है उसका 55% जो है आपका वॉल्यूम होगा, एक फ्लूइड होगा एक तरीके से, ठीक है। उसमें से अप्रोक्सीमेटली जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स हैं जो आपके सेल से बाहर होते हैं वो होते हैं अप्रोक्सीमेटली 11 लीटर, ठीक है। और आपके जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड्स हैं वो होते हैं अप्रोक्सीमेटली 22 लीटर्स, ठीक है। एंड बात करें एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स की, उसमें आपके दो टाइप के आते हैं। एक है आपका इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड्स जिसमें आपके ब्लड या प्लाज्मा हो सकते हैं। एक है आपका एक्स्ट्रावेस्कुलर फ्लूइड्स जो है आपका 8.5 लीटर का होता है एक्स्ट्रावेस्कुलर फ्लूइड्स। और आपके जो इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड्स हैं, मतलब आपके वेस्कुलर सिस्टम के अंदर में वेंस या आर्टरी में जो फ्लूइड्स हैं वो होते हैं आपका प्लाज्मा मेनली, वो है आपका 2.5 लीटर। बाकी जो ब्लड में अदर जो कंपोनेंट हैं वो आपके सॉलिड नेचर का होता है, इसलिए उसको हम काउंट नहीं करते। ये बात करें अप्रोक्सीमेटली, तो जो ब्लड है हमारे बॉडी के अंदर में अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 लीटर होता है, लेकिन उनमें जो ब्लड में जो बेसिक फ्लूइड्स हैं वो भी होता है प्लाज्मा, जो कि होता है 2.5 लीटर। एंड नाउ कम टू द ब्लड। सो hematology, there is a come from the Greek word hem means the blood and logos means the study, means hematology is the branch of science concerned with the study of the blood forming tissues and the disorders associated with the blood and is called hematology. तो बेसिकली आपका जो hematology है वो एक ब्लड का ही स्टडी का साइंस है, जिसमें हम ब्लड के बारे में पढ़ते हैं, ह्यूमन ब्लड के बारे में पढ़ते हैं, उनके क्या डिसऑर्डर्स हैं, क्या कंपोजिशन है, क्या उनके फॉर्मिंग टिश्यूज़ हैं, उनके बारे में स्टडी करना है। एक तरीके से हीमेटोलॉजी है जो आपके सब्जेक्ट में है, आपके सिलेबस में है। हम पूरी चीज़ें बात करेंगे हमारे आने वाले क्लासेस में कि किस तरीके से ब्लड डिसऑर्डर्स होते हैं, क्या उनके ब्लड कोएगुलेशन पाथवे हैं, सब कुछ हम बात करेंगे। एंड बात करें हम लोग ह्यूमन ब्लड्स की, तो ह्यूमन ब्लड इज़ ए टाइप ऑफ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। इससे भी आपके क्वेश्चंस आते हैं आपके ऑब्जेक्टिव में कि हमारे बॉडी के अंदर में कौन सा फ्लूइड टाइप कनेक्टिव टिश्यू हैं, जिसमें आते हैं आपके लिम्फ, ब्लड, ठीक है, विच हेल्प्स टू कम्युनिकेट और कम्युनिकेशन बिटवीन द बॉडी सिस्टम, ऑर्गन्स, टिश्यूज एंड सेल्स। तो ब्लड का मेन काम ही है कम्युनिकेशन, चाहे वो अलग अलग टिश्यू के बीच में हो, अलग अलग आपके ऑर्गन्स के बीच में हो, ठीक है। क्योंकि आपका जो ब्लड है वो आपके न्यूट्रिएंट्स को, आपके ऑक्सीजन को, आपके जितने भी गैसेस हैं, वेस्ट प्रोडक्ट हैं, उनको ये ट्रेवल कन्वे करता है, कैरी करता है और पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। एक तरीके से ब्लड जो है सर्कुलेटरी सिस्टम का ही पार्ट है, जिसमें आपके हार्ट हैं, वेसल्स हैं और आपके जो फ्लूइड हैं वो ब्लड, ये तीनों चीज़ें आते हैं। तो यही ब्लड जो है पूरी बॉडी में ट्रेवल करता है और इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स को अपने साथ में रख के आपके कम्युनिकेट करता है दो ऑर्गन्स या टिश्यूज़ के बीच में। एंड नाउ कम टू द बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ब्लड। ब्लड के क्या बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या उसके बेसिक फीचर्स हैं, इनसे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं, चाहे वो नीट हो, चाहे गेट हो, जीपेट हो या फिर आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम में।
तो अमाउंट अप्रोक्सीमेटली होता है ब्लड का हमारे पूरे बॉडी में 8% ऑफ द बॉडी वेट, जितना भी बॉडी वेट है उसका 8%। तो ये अप्रोक्सीमेटली होता है 5 to 6 लीटर। ठीक है, एक एडल्ट वेट की बात करें, 60 kg की बात करें उसके केस में। ठीक है, कलर की बात करें तो इसका जो कलर है वो आपके रेडिश नेचर का होता है, रेडिश कलर का होता है, लेकिन आपके वेंस का अलग और आर्टरीज का अलग। जो ऑक्सीडेटेड ब्लड है, जिसमें ऑक्सीजन होता है, जिसको हम बोलते हैं प्योर ब्लड, वो होता है आपके आर्टरी में, जिसका जो रंग है होता है ब्राइट रेड होता है। ठीक है, और आपका जो वेंस हैं जिसमें आपके डी ऑक्सीडेटेड ब्लड होते हैं, उनमें होता है आपका डार्क रेड। ठीक है, एंड जो पीएच है वो होता है अप्रोक्सीमेटली 7.4 का 7.35 टू 7.45, जो कि नेचर है आपका एल्कलाइन नेचर का होता है। इसी पीएच पे मेंटेन रहता है हमारा ब्लड। ठीक है, तो जो एसिडोसिस है या एल्कलोसिस है, जो आप पढ़ोगे पैथोफिजियोलॉजी में, अगर आपका ब्लड का पीएच चेंज होता है तो आपको बॉडी में भी चेंजेस होंगे, पैथोफिजियोलॉजिकल चेंजेस होंगे, डिसीज हो सकते हैं। इसलिए ब्लड का पीएच मेंटेन भी होना ज़रूरी है, जो कि आयंस करते हैं, आपके फॉस्फेट आयंस हैं, कार्बोनेट आयंस हैं, वो आपके पीएच को मेंटेन करते हैं हमारे ब्लड के अंदर में। नेक्स्ट है टेम्परेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको बहुत कम सुनने को मिलता है। जो ब्लड का टेम्परेचर होता है थोड़ा सा हायर होता है हमारे नॉर्मल टेम्परेचर से। ये अप्रोक्सीमेटली होता है आपका 38 डिग्री सेंटीग्रेड और 100.4 फ़ारेनहाइट। ये आपका ब्लड का टेम्परेचर है, जो कि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ये फ्रिक्वेंटली आते हैं, आपके वाया में भी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर आपका विस्कोसिटी है, जो कि हायर होता है आपके वाटर से 3 to 4 टाइम्स हायर देन द वाटर। एंड नेक्स्ट इज़ द कंपोजिशंस, किन किन चीज़ों से बना होता है। तो देख सकते हैं हम लोग कि ब्लड का, अगर हम ब्लड को आपके ह्यूमन वेन से या निकालेंगे आपके टेस्ट ट्यूब में या सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में हम लोग फिल करेंगे, और उसको अगर हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो आपका जो ब्लड का जो पार्ट्स हैं, कंपोजिशन है, वो अलग अलग सेपरेट आउट हो जाते हैं। जैसे हम देख सकते हैं, आपका जो अपर पार्ट है वो आपका फ्लूइड है, जो कि प्लाज्मा है, ठीक है, जिसका जो रंग है पेल येलो कलर का होता है। फिर आपके जो बीच वाला पार्ट है उसमें आपके बेसिकली प्लेटलेट्स, जिसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स, और आपका WBCs होते हैं। और जो रेडिश पार्ट है वो आपका RBCs है, जिसको हम बोलते हैं एरिथ्रोसाइट्स। तो ये बेसिक कंपोजिशन है आपके ब्लड का। एक होता है फ्लूइड नेचर का जो प्लाज्मा है, सेकंड होता है आपका सेल्स, जिसको कि आपकी RBCs, WBCs और प्लेटलेट्स होते हैं। तो बेसिकली बात करें ब्लड की, उसमें 2 टाइप के होते हैं मेनली कंपोजिशन। वो है आपका प्लाज्मा, जो कि 55% अप्रोक्सीमेटली होता है पूरे ब्लड का। ठीक है, तो आपका अगर 5 से 8 लीटर का, 5 से 6 लीटर का अगर ब्लड है तो अप्रोक्सीमेटली 2.5 लीटर आपका प्लाज्मा होता है। बात करें ब्लड सेल्स की, जो कि 45% होते हैं पूरे ब्लड में, तो वो होते हैं आपके RBCs, जो कि 44% होते हैं आपके RBCs आपके पूरे ब्लड में। WBC बात करें वो ल्यूकोसाइट्स, और बात करें प्लेटलेट्स की, तो ये दोनों मिला के होते हैं अप्रोक्सीमेटली 1%, जो कि बहुत ही कम है। अब आते हैं इनके बेसिक कंपोजिशन पे, अलग अलग कंपोजिशन पे, और उनके क्या बेसिक फंक्शंस हैं। पहला है आपका प्लाज्मा। व्हाट इज द प्लाज्मा? प्लाज्मा इज द पेल येलो कलर्ड लिक्विड कंपोनेंट ऑफ द ब्लड दैट होल्ड द सेलुलर एलिमेंट ऑफ द ब्लड इन सस्पेंशन। तो एक तरीके से फ्लूइडी एक मीडिया है, एक आपका कंपोनेंट है प्लाज्मा, जो कि पूरे सेल्स को, ब्लड सेल्स को हो या उनमें प्रेजेंट सॉल्यूट्स हो, उसको कंटेंट रखता है एक सस्पेंशन फॉर्म में। ठीक है, एंड दिस आर द कंपोजिशन ऑफ द प्लाज्मा। प्लाज्मा के भी कुछ कंपोजिशन होते हैं। प्लाज्मा में बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, वाटर होता है, और आपके कुछ सॉलिड्स होते हैं। तो बेसिकली प्लाज्मा वाटरी नेचर का होता है। अप्रोक्सीमेटली 91% जो है वो वाटर से ही बना होता है आपका प्लाज्मा। ये जो वैल्यूज़ हैं जो लिखा है परसेंट में, वो एक अप्रोक्स वैल्यू है, क्योंकि आपके इंडिविजुअल पर्सन टू पर्सन तो वेरी कर सकता है, क्योंकि एडल्ट वेट भी आपके 60 to 70 kg का हो सकता है, तो ये आपके वेरी करता है। तो ये एक अप्रोक्स वैल्यू है कि आपका जो प्लाज्मा का 91.5% आपका वाटरी नेचर का होता है, वाटर होता है। फिर ये प्रोटीन्स में जैसे कि बात करें हम एल्बुमिन्स की हो, ग्लोबुलिन्स की हो, या उसके अलावा भी आपका ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, लिपोप्रोटीन्स हैं, वो भी होते हैं। तो ये मेन कंपोजिशन है। उसके अलावा होता है फाइब्रिनोजन, जो कि क्लोटिंग फैक्टर्स में ही यूज़ होते हैं या क्लोटिंग में यूज़ होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ प्रोटीन्स हैं जो कि होता है अप्रोक्सीमेटली 7% आपके पूरे प्लाज्मा का। फिर आते हैं अदर्स में इलेक्ट्रोलाइट, जिसमें आते हैं इलेक्ट्रोलाइट में आपके जितने आयन्स हैं, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन, क्लोराइड आयन, मैग्नीशियम आयन, कार्बोनेट आयन, इनका भी कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस हैं, हम आगे बात करेंगे। फिर है न्यूट्रिएंट्स, जो आपके ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स वगैरह, फैटी एसिड्स वगैरह इसमें प्रेजेंस होते हैं। फिर है गैसेस, जिसमें आपके मेनली ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंस होते हैं, नाइट्रोजन भी होता है थोड़ा बहुत। फिर है वेस्ट प्रोडक्ट, जो आपका टिश्यूज वेस्ट प्रोडक्ट निकालता है, वो आपके ब्लड में रिलीज़ करता है, जिससे आपका फिर यूरिन के थ्रू वो स्किट आउट होता है, जिसमें अपने यूरिया है,
अमोनिया है या क्रिएटिनिन है या आपके वेस्ट प्रोडक्ट हैं जो कि आपके प्लाज्मा में प्रेजेंस होते हैं। तो ये बेसिक कंपोजिशन है आपके प्लाज्मा का। ठीक है, आपको जो लिखना क्या है वो आपके नंबर पे डिपेंड करता है। शॉर्ट क्वेश्चंस आता है तो आप केवल ब्लड के बेसिक कंपोजिशन के बारे में लिखिए, खासकर ये जो आपका है तो इस ब्लड के बेसिक कंपोजिशन के बारे में लिखिए, इनका बेसिक फंक्शंस क्या है और आपके ब्लड का फंक्शंस क्या है वो लिखिए। आप हर एक पार्ट को डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं है, शॉर्ट में आता है तो। अगर लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं तो आपको डिटेल लिखना पड़ेगा जो हम पढ़ा रहे हैं उनके बारे में। ठीक है, हाँ, अब आते हैं नेक्स्ट है आपका प्लाज्मा कंस्टिट्यूएंट्स एंड देयर बेसिक फंक्शंस। तो क्या उनके कंस्टिट्यूएंट हैं हमने ऑलरेडी देख चुके हैं, अब उनके क्या बेसिक फंक्शंस हैं, क्या उनका रोल है हमारे बॉडी के अंदर में। तो पहला आपका वाटर है, तो वाटर बेसिकली एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्टेशन और रिलीज ऑफ द हीट के लिए रिस्पॉन्सिबल है एंड वर्क्स एज ए मीडिया। तो ये मीडिया की तरह भी काम करता है, मतलब व्हीकल की तरह भी काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एल्ब्यूमिन जो कि प्रोटीन नेचर का होता है, ये प्रोटीन ही है। तो एल्ब्यूमिन बेसिकली मेंटेन द प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर्स। जो भी प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं, खासकर एल्ब्यूमिन है, वो आपके प्लाज्मा में जो ऑस्मोटिक प्रेशर्स हैं उसको मेंटेन रखता है। ठीक है, एंड एक्ट एज ए कैरियर प्रोटीन फॉर द वेरियस एसिडिक ड्रग। और एक तरीके से जो प्रोटीन्स हैं, चाहे वो एल्ब्यूमिन हो, ग्लोबुलिन हो, ग्लाइकोप्रोटीन्स हो, लिपोप्रोटीन्स हो, ये आपके बहुत सारे ड्रग इन पे बाइंड करते हैं, इन पे स्टोर रखते हैं। ठीक है, और जब वक्त आएगा तो रिलीज़ भी कर सकते हैं। तो एक तरीके से टेम्परेरी स्टोरेज का भी काम करते हैं आपके ड्रग और प्लाज्मा प्रोटीन बाइंड करके। तो ये बेसिक काम है आपके एल्ब्यूमिन का। सेम नेक्स्ट आपका ग्लोबुलिन जो कि इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी होते हैं, पता होगा आपको। तो ये आपके डिफेंस मैकेनिज्म में काम करता है, खासकर जो एंटीबॉडीज़ हैं जिसको हम बोलते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स, IgG, IgM, IgE वगैरह रहते हैं। तो ये आपके बेसिकली डिफेंस सिस्टम में काम करते हैं। जो भी आपके माइक्रोब्स हैं, इन्फेक्टिव एजेंट्स हैं, उनको ये डिस्ट्रॉय करते हैं, एलिमिनेट करते हैं। उसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सम हार्मोन्स लाइक थायरोग्लोबुलिन कैरीज द थायरोक्सिन हार्मोन एंड द ट्रांसफेरिन। तो ये आपके बेसिक कैरियर भी काम करता है। फिर ये आपका क्लॉटिंग फैक्टर्स लाइक मेनली आपका फाइब्रिनोजेंस हैं, ठीक है, जो प्लाज्मा में होते हैं, जो कि आपके ब्लड कोगुलेशन में हेल्प करता है। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। फिर नेक्स्ट आपका इलेक्ट्रोलाइट्स। तो हर एक इलेक्ट्रोलाइट्स का अलग फंक्शंस हैं। ये पीएच बफरिंग के लिए काम करता है या रेगुलेट सम बेसिक फिजियोलॉजी लाइक सोडियम आयन जो बेसिकली आपके इम्पल्स जनरेशन के लिए काम करता है। ठीक है, आपका जो कैल्शियम है वो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए काम करता है। आपका जो पोटेशियम है वो आपके इम्पल्स कंडक्शन के लिए काम करता है। आपका क्लोराइड हाइपरप्रेशन काम करता है। आपका जो मैग्नीशियम है वो स्टेबलाइजेशन के लिए काम करता है। तो ये बेसिक फंक्शंस हैं आपके आयंस के। PO4 और HCO3 का जो मेन फंक्शंस क्या है, आपका एसिड बेस बैलेंस के लिए आपका काम करता है, जो कि मेंटेन रखता है आपका pH को। तो ये प्लाज्मा में जो ये हैं, खासकर इम्पोर्टेंस इसकी है और इनकी है। ठीक है, तो हालांकि ये सप्लाई करते हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं ये मेंटेन रखते हैं ताकि पूरे इलेक्ट्रोलाइट मेंटेन हो और जहाँ पे इसकी ज़रूरत हो वो वहाँ पे सप्लाई कर सके और अपना काम कर सके। ठीक है, फिनिश्ड न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स किस लिए हैं? आपकी एनर्जी के लिए, फॉर द एनर्जी, हीट, रिपेयर एंड द रिप्लेसमेंट के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है जो प्लाज्मा प्रोवाइड करता है हमारे बॉडी को। ठीक है, तो ये फंक्शंस हैं हमारी बॉडी के लिए भी हैं, ये उनके खुद के लिए हैं और हमारे बॉडी के लिए भी हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट हैं आपका ब्लड सेल्स। हम देख ले प्लाज्मा, अब आते हैं ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स होते हैं मेनली 3 टाइप के। ये भी क्वेश्चन से ऑब्जेक्टिव का कि कितने टाइप के ब्लड सेल्स होते हैं, तो मेनली होते हैं 3 आपके, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। तो फर्स्ट है आपका RBCs और रेड ब्लड सेल्स विच आल्सो नोन एज द एथ्रोसाइट्स। ये दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द RBC। ये RBC का बेसिक स्ट्रक्चर है, ये आपके एथ्रोसाइट्स हैं। इसको बोलते हैं रोलेक्स, एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ द RBCs इन डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं रोलेक्स। ठीक है, एंड बात करें इसके बेसिक चीज़ों के बारे में, तो इट इज़ 99% ऑफ द ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स पूरे की बात करें तो उनमें से 99% जो ब्लड सेल्स हैं वो आपके RBCs होते हैं। एंड द शेप इज सर्कुलर बाई कॉन्केव नॉन न्यूक्लिएटेड, मतलब इसमें न्यूक्लियस नहीं होता। एक बेसिक फीचर्स हैं आपके RBC में, न्यूक्लियस नहीं होते हैं। ठीक है, और इसका जो स्ट्रक्चर है, शेप है, वो आपके सर्कुलर और बाई कॉन्केव का हो नेचर का होता है। ठीक है, दोनों तरफ इसके गड्ढे होते हैं। ठीक है, साइज की बात करें तो डायमीटर अप्रोक्सीमेटली 7 to 8 माइक्रोमीटर एंड थिकनेस इज अप्रोक्सीमेटली 2.5 माइक्रोमीटर। कलर इज अपरेंट टू द रेड ड्यू टू द हीमोग्लोबिन पिगमेंट। हीमोग्लोबिन पिगमेंट की वजह से इसका जो कलर है रेड होता है। वेंस में डार्क रेड, आर्टरी में ब्राइट रेड। काउंट की बात करें कितना अमाउंट में रहता है हमारे बॉडी के अंदर में, तो इन एडल्ट मेल
5.4 मिलियन RBCs पर माइक्रोलीटर एंड इन एडल्ट फीमेल 4.8 मिलियंस RBCs पर माइक्रोलीटर। एक माइक्रोलीटर में अप्रोक्सीमेटली आपके 4 to 5 माइक्रो मिलियंस आपके RBCs होते हैं। एंड लाइफ स्पान की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली होता है आपका 120 डेज इज़ द लाइफ स्पान ऑफ द RBC। एंड प्रोडक्शन process is known as the erythropoiesis. Erythropoiesis is the production process of the RBCs or erythrocytes. It requires approximately 7 days. ठीक है, अभी कहाँ होता है एडल्ट में? ये बेसिकली होते हैं आपके रेड बोन मेरो में विच आर प्रेजेंट इन द लॉन्ग बोन्स एंड फ्लैटन बोन लाइक द हिप बोन, ब्रेस्ट बोन एंड द रिब्स। एंड इन चाइल्ड बोन मेरो ऑफ द ऑल दिस बोन। ठीक है, एंड फीटस में लीवर एंड स्प्लीन में। तो आपके जो फीटस हैं उसमें लीवर और स्प्लीन में बनते हैं आपके RBCs, जबकि आपके चाइल्ड में बोन मेरो बनते हैं, चाहे जो भी बोन मेरो हो, येलो या रेड, लेकिन आपके जो एडल्ट में वो रेड बोन मेरो में ही बनते हैं, जो कि लॉन्ग बोन पे या फ्लैटन बोन पे होते हैं, जो कि आपके रिब्स हैं या हिप बोन हैं, इनमें बनते हैं। ठीक है, एंड इंक्रीज द नंबर ऑफ RBCs इन ब्लड इज कॉल्ड एज द पॉलीसाइथेमिया एंड डिक्रीज द नंबर ऑफ RBCs इज कॉल्ड इथ्रोपेनिया। अगर आपके ब्लड के अंदर में RBCs बढ़ जाते हैं उसको बोलते हैं पॉलीसाइथेमिया, और RBC कम होते हैं तब बोलते हैं हम उसको इथ्रोपोनिया। तो एक तरीके से ब्लड डिसऑर्डर्स के नाम हैं, और याद रखिए कब ये होते हैं। तो ये क्वेश्चंस आते हैं ऑब्जेक्टिव में कि अगर RBC कम हो गया ब्लड के अंदर में तो क्या डिसीज होगा आपको, क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं आपका पॉलीसाइथेमिया। ठीक है, कम हो गया तो बोलेंगे इथ्रोपेनिया। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट इज द मेजर फंक्शंस ऑफ द RBCs। तो क्या है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गैसेस मेनली द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द लंग्स एंड टिश्यूज। ठीक है, ये टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करते हैं ब्लड की लंग्स की ओर, और लंग्स से ऑक्सीजन कैरी करते हैं आपके टिश्यू की ओर। ठीक है, बात करते हैं ऑक्सीजन के केस में, तो बेसिकली नॉर्मल ब्लड्स कंटेन 13 to 15 ग्राम ऑफ Hb पर 100 ml। सो नॉर्मल Hb वैल्यू इज द 13 to 15 ग्राम %। हमारी बॉडी के अंदर में अप्रोक्सीमेटली एडल्ट मेल पे 14 जो एवरेज है वो 14 ग्राम % होता है आपका हीमोग्लोबिन। अब उस हीमोग्लोबिन में बहुत सारे हीम प्रोटीन होते हैं, उनमें आयरन्स होते हैं, तो एक आयरन आपके एक ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है। तो देखते हैं कितना करता है अप्रोक्सीमेटली। तो बेसिकली 1 Hb कंटेन्स 4 हीम इन इट एंड 4 ग्लोबिन चेन। ठीक है, जो कि प्रोटीन नेचर का होता है आपका ग्लोबिन, एंड 1 हीम कंटेन्स 4 ferrous ion and 1 ferrous ion combines with the 1 molecule of oxygen। तो आपके एक हिम अप्रोक्सीमेटली 4 आपके ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है। मीन्स each molecule of Hb carries 4 molecules of oxygen। ठीक है, एंड 1 RBC contain 250 to 280 millions of Hb और हीमोग्लोबिन। तो हमारे एक RBC के सेल में, एक सेल में, ठीक है, आपके लगभग 250 से 280 मिलियन आपके हीमोग्लोबिन प्रेजेंस होते हैं। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली बात करें तो 1 RBC कैरीज मोर देन 1000 मिलियन और 10 बिलियन मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो एक RBC कम से कम 10 बिलियन ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चंस आपके आते हैं एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव के रूप में। कितना आपका एक खास कर आएगा कि एक जो Hb है वो कितना ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है, तो होता आंसर है आपका 4। क्लियर। एंड नाउ कम टू द नेक्स्ट इज द वाइट ब्लड सेल्स और WBC और नॉन एज द ल्यूकोसाइट्स, एंड इट इज़ द लार्जेस्ट ब्लड सेल्स। जो आपके 3 ब्लड सेल्स हैं RBC, WBC और प्लेटलेट्स, उनमें से लार्जेस्ट होते हैं। अप्रोक्सीमेटली ब्लड का 99% तो आपका RBC होता है, अप्रोक्सीमेटली 1% आपके WBC होते हैं, और आपका जो प्लेटलेट्स है बहुत ही कम होता है। ठीक है, एंड दे कंटेन्स न्यूक्लियाई एंड द ग्रेन्यूल्स। ये अपने सेल्स में ग्रेन्यूल्स भी रखते हैं और न्यूक्लियाई भी होते हैं। मतलब आपके जो ब्लड सेल्स के केवल WBC एक ऐसा सेल है जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंस होते हैं, न्यूक्लियाई होते हैं। एंड शेप इज एमोबॉइड न्यूक्लिएटेड, एंड साइज इज अप्रोक्सीमेटली 12 to 15 माइक्रोमीटर, एंड कलर इज कलरलेस एंड द ट्रांसल्यूसेंट, एंड काउंट अप्रोक्सीमेटली 5000 to 10,000 WBC पर माइक्रोलीटर। मतलब एक माइक्रोलीटर में आपके 5000 से 10,000 आपके WBC होते हैं, जबकि RBC कितना थे? 5 मिलियन थे, है ना, 4.5 मिलियन थे अप्रोक्सीमेटली। आपके 4.5 मिलियन to 5.6 मिलियन
RBC पर माइक्रोलीटर। एंड ब्लड के लाइफ स्पैन की होता है आपका 10 to 13 डेज, RBC का 120 डेज। एंड प्रोडक्शन इज नोन एज द ल्यूकोपोएसिस। ठीक है, इन एडल्ट इट इज फॉर्म्ड बाय द लीवर, स्प्लीन, टॉन्सिल एंड बोन मेरो, एंड इन फिटस लीवर एंड स्प्लीन। तो लीवर में और स्प्लीन में बनता है बेसिकली फिटस में, और एडल्ट में जो है लीवर ही बनते हैं, स्प्लीन बनते हैं, टॉन्सिल से बनते हैं या बोन मेरो से बनते हैं। मेनली आपके बोन मेरो से ही बनते हैं। ठीक है, हमारे एडल्ट कंडीशन में। एंड इंक्रीज द नंबर ऑफ RBCs नोन एज द ल्यूकोसाइटोसिस, एंड इन क्लिनिकल टर्म वी नोन एज द ल्यूकेमिया। तो ल्यूकेमिया इज द ब्लड कैंसर। अगर हम ल्यूकेमिया बोल रहे हैं तो मतलब हम बात कर रहे हैं ब्लड कैंसर की, जिसमें आपके WBC बढ़ते हैं। क्वेश्चन आता है आपके ऑब्जेक्टिव में कि आपके ब्लड कैंसर में कौन सा ब्लड सेल्स इंक्रीज होता है, RBC, WBC, प्लेटलेट्स। आंसर है आपका WBC। ठीक है, ना कि RBC। हम सोचते हैं कि ब्लड कैंसर मतलब ब्लड का बढ़ना मतलब RBC बढ़ना, RBC नहीं, WBC बढ़ना। एंड डिक्रीज द नंबर ऑफ WBC इन ब्लड इज नॉन एज द लीकोपेनिया। ठीक है, कम हुआ तो क्या बोलेंगे, लीकोपेनिया। एंड so this is the basic structure or shape of the different WBCs like monocytes, eosinophils, basophils, lymphocytes and the neutrophils। हम आगे बात करेंगे डिटेल में। एंड this is the basic composition of the WBCs। WBCs mainly form in the granules and the agranular। दो उसके बेसिक फॉर्म होते हैं, एक होता है ग्रेनुलर फॉर्म, एक होता है एग्रेनुलर फॉर्म। ये उनके बेसिक परसेंटेज है। अप्रोक्सीमेटली 65% होता है आपका ग्रेनुलर फॉर्म, जिसमें आप आते हैं यूसिनोफिल, जिसको हम बोलते हैं एसिडोफिल भी बोलते हैं, बेसोफिल और आपके न्यूट्रोफिल्स। और जो एग्रेनुलर फॉर्म है वो है आपके मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। ठीक है, तो न्यूट्रोफिल्स अप्रोक्सीमेट होता है 62%, यूसिनोफिल या एसिडोफिल होता है 2.3% और बेसोफिल होता है 0.4%। ठीक है, तो WBC में सबसे जो हाईली कंटेंट है वो आपका क्या है, न्यूट्रोफाइल्स, देन लिम्फोसाइट। ठीक है, देन मोनोसाइट्स, देन यूसिनोफिल, देन बेसोफिल्स। ये भी क्वेश्चंस आते हैं आपके। अब आते हैं बेसिक फीचर के बारे में। तो पहला है आपका न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स नाम से ही न्यूट्रोफिल मतलब इसका जो डाई है ये आपका न्यूट्रल डाई से कलर होगा। न्यूक्लियस विद द 3-4 लोब्स, इसमें जो है 2 से 3 आपके 3 से 4 आपके न्यूक्लियस के लोब होते हैं। ठीक है, और इनमें कुछ ग्रेन्यूल्स भी होते हैं। स्टैंड विद द डाइस लाइक हीमेटोजाइलिन, जो कि एक न्यूट्रल pH पे काम करता है। एंड जो बेसिक फंक्शंस इज द डिस्ट्रॉय द बैक्टीरिया एंड अदर पैथोजेंस बाय द फेगोसाइटोसिस। तो ये इसका बेसिक फंक्शंस हैं, फेगोसाइटोसिस। जितने भी WBC हैं उनका मेन काम ही है डिफेंस सिस्टम में। ठीक है, एंड ग्रेन्यूल्स हैविंग द लाइसोजाइम। इनके जो ग्रेन्यूल्स हैं, इन ग्रेन्यूल्स में होते हैं लाइसोएंजाइम्स, जो कि आपके फेगोसाइटिक्स एक्शन के लिए हेल्पफुल करते हैं। जो बैक्टीरिया, वायरस हैं, आपके जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं, उनको डिस्ट्रॉय करने में हेल्पफुल करते हैं आपके लाइसोजाइम्स। और ये आपके कीमोटैक्सिस प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। मीन्स जब भी आपको इन्फेक्शन होगा, इन्फ्लामेशन होगा, तो उससे केमिकल रिलीज होते हैं उन एरिया पे। उस केमिकल को सेंस करके आपका जो ब्लड के अंदर में न्यूट्रोफिल्स हैं वो आपके उस इन्फेक्टेड एरिया पे पहुंचेंगे उनको किल करने के लिए। इसी को मूवमेंट को बोलते हैं कीमोटैक्सिस, मूवमेंट ऑफ द न्यूट्रोफिल्स सिंगलिंग फ्रॉम द केमिकल्स रिलीज बाय द इन्फेक्टेड सेल्स और इन्फेक्टेड एरिया। कहाँ बनता है, बोन मेरो पे। यूसिनोफिल जिसको हम बोलते हैं एसिडोफिल्स भी। न्यूक्लियस विद द 2 लोब्स, इसमें 2 लोब होते हैं आपके न्यूक्लियस के। इनके जो ग्रेन्यूल्स थोड़ा सा अलग होते हैं, इन कंटेंट भी अलग होता है। इसका जो स्टेनिंग है वो होता है आपके एसिडिक डाई से, ईओसिन से, है ना। एंड फॉर द कॉम्बैक्ट इफेक्ट ऑफ द हिस्टामिन एंड एलर्जिक रिएक्शंस, इसका जो मेन रोल है वो आपके एलर्जिक रिएक्शंस के में दौरान होता है। ईओसिनोफिलिया नाम सुना होगा, आपके बॉडी के अंदर में ईओसिनोफिल बढ़ गया है, इसका मतलब आपको एलर्जिक कंडीशंस हैं। ठीक है, एलर्जिक कंडीशंस में बेसिकली ईओसिनोफिल बढ़ते हैं, तो ये आपके हिस्टामिन एलर्जिक रिएक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं। एंड आल्सो एलिमिनेट द वर्म्स। ठीक है, जो वर्म्स हैं वो एक तरीके से फेगोसाइटोसिस के थ्रू एलिमिनेट नहीं होते हैं, उनको ये एलिमिनेट करता है। कैसे करता है, क्योंकि इनके जो ग्रेन्यूल्स हैं इनमें होते हैं आपके टॉक्सिक केमिकल्स। वो जो टॉक्सिक केमिकल्स हैं उस वर्म्स को, जो कि आपके पैथोजेंस हैं, उसको डिस्ट्रॉय करता है, किल करता है। ये भी कहाँ बनते हैं, आपके बोन मेरो पे। एंड नेक्स्ट है आपका बेसोफिल, जो कि न्यूक्लियस विद द इनडिस्टिंक्ट लोब। इनका जो शेप वो है आपके डिवाइडेड नहीं होते हैं, एक ही लोब जैसा होता है, पर इसमें बीच में थोड़ा सा बनने जैसा होता है। ठीक है, इनके ग्रेन्यूल्स अलग होते हैं। एंड स्टैंड विद द बेसिक डाइस लाइक मिथाइलिन ब्लू। ये भी क्वेश्चन आते हैं। ईओसिनोफिल ईओसिन से होता है डाई, न्यूट्रोफिल्स हीमेटोजाइलिन से होता है डाई, मतलब कलर होता है। और आपका जो बेसोफिल है वो आपके बेसिक डाइस लाइक मिथाइलिन ब्लू से डाई कर सकते हैं। एंड ग्रेन्यूल्स लिबरेट द हिपेरिन, जो कि एंटीकोगुलेंट्स हैं।
एंड हिस्टामिन जो कि एलर्जिक के लिए रिस्पॉन्सिबल है इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल्स है इन द एलर्जिक रिएक्शंस टू इंटेंसिफाई द इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। तो जब भी हमारे बॉडी के अंदर इंजरी होती है तो उस इंजरी एरिया पे इन्फ्लामेशन होता है, तो उस इन्फ्लामेशन रिस्पॉन्स को इन्हेंस करता है बेसोफिल। आप डिटेल जब पढ़ोगे ना इन्फ्लामेशन वाले चैप्टर पे पैथोफिजियोलॉजी में, तब आपको समझ में आएगा डिटेल में। एंड बनता कहाँ पे है, बोन मेरो पे। नेक्स्ट आपका लिम्फोसाइट्स जो कि लार्जेस्ट WBC है, ये WBC का लार्जेस्ट पार्ट है। एंड लार्ज राउंड न्यूक्लियाई, इसका न्यूक्लियाई जो है बहुत बड़ा होता है। एंड प्रोड्यूस द एंटीबॉडीज, ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूसन में हेल्पफुल करता है। ये बोन मेरो, स्प्लीन और टॉन्सिल्स में बनते हैं। दो तरह के होते हैं, एक होता है टी लिम्फोसाइट जिसको बोलते हैं टी सेल्स, एंड दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द बोन मेरो बट processed in thymus gland with the help of thymosin hormone which responds for the fully specialized mature and the functional lymphocyte। तो ये थाइमोसिन हार्मोन जो थाइमस ग्लैंड में होता है वो इन लिम्फोसाइट्स को, जो टी लिम्फोसाइट्स को उसको मेच्योर करता है और आपके टी हेल्पर सेल्स, टी किलर सेल्स में चेंज करते हैं। एंड सेकेंड है बी लिम्फोसाइट जिसको बोलते हैं एंटीबॉडीज भी बोलते हैं, दे आर प्रोड्यूस फ्रॉम द बोन मेरो। ठीक है, ये आपके बेसिक्स प्रॉपर्टीज फंक्शंस हैं आपके वाइट ब्लड सेल्स के। एंड नेक्स्ट इज द मोनोसाइट। जो मोनोसाइट है आपका लार्जेस्ट WBC है। आपका जो लिम्फोसाइट्स है वो स्मॉलेस्ट है, मोनोसाइट्स आपके लार्जेस्ट हैं, याद रखिए। शायद मैंने वहाँ पे लार्जेस्ट कहा था पर वो स्मॉलेस्ट है। मोनोसाइट लार्जेस्ट एंड लिम्फोसाइट्स स्मॉलेस्ट। और इसका जो शेप है होता है किडनी स्ट्रक्चर लाइक होता है, जैसे कि देख रहा है आप, किडनी लाइक दिख रहा है आपको। एंड इसका जो मेन काम क्या है आपका, इंजेक्शन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये फेगोसाइटिक एक्शन काम करता है, बोन मेरो बनता है। तो जो मोनोसाइट्स हैं आपके ब्लड में हैं, तो मोनोसाइट्स हैं, यही मोनोसाइट्स आपके ट्रांसफ़र होते हैं आपके टिश्यूज़ में और बनते हैं मैक्रोफेजेस, जिसको हम बोलते हैं मोनोसाइट मैक्रोफेजेस सिस्टम, जो कि RES या रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम्स का ही पार्ट है। एंड बात करें सिस्टम की, तो इसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं जो मैक्रोफेजेस होते हैं। जैसे कि बात करें हम लोग, हिस्टोसाइट्स आपके होते हैं किनेटिक टिश्यूज़ में जो कि मैक्रोफेजेस होते हैं। स्नेवल सेल्स जो कि जॉइंट्स में होते हैं। माइक्रोग्लिया जो ब्रेन में होते हैं। कुप्फर सेल्स लिवर पे होते हैं। और लेंगाहेंस सेल्स आपकी स्किन में होते हैं जो कि मैक्रोफेजेस हैं, जो कि मॉडिफाइड मोनोसाइट्स हैं, जो कि हमारे पैथोजेंस को किल करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। ठीक है, तो ये दिस आर द बेसिक फंक्शंस ऑफ द WBCs। नाउ कम टू द प्लेटलेट्स which is known as the thrombocytes, and the shape is small circular biconcave non-nucleated disc. Size is approximately 2 to 4 cm micrometer. Count approximately 1.5 lakh to 1.5 lakhs to 4 lakhs platelets per microliter. Lifespan is approximately 5 to 9 days, and this is destroyed by the macrophages in the spleen. तो ये spleen में destroy होते हैं आपके platelets. And the production is known as the thrombopoiesis, which present on the occurs in the red bone marrow. And increased number of platelets is known as the thrombocytosis, and decrease is known as the thrombocytopenia. And function is basically blood clotting, hemostasis. इसका जो मेन फंक्शंस क्या है, ब्लड क्लॉटिंग में जब भी इंजरी होगी तब ब्लीडिंग होगी, उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए आपका ब्लड क्लॉट होता है, उसी में ये इन्वॉल्व होता है। कैसे होता है हम देखते हैं एक सिंपल वे पे, बाकी डिटेल में बात करेंगे ही, बाकी डिटेल में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। तो ये बेसिकली आपका पाथवे है। ब्लड आपका इंजर हुआ, ब्लड वेसल्स इंजरी होंगी तो ब्लड यहाँ से लीक करेगा, ठीक है, पंचर होगा तब। देन प्लेटलेट्स फॉर्म में प्लग, यहाँ पे प्लग फॉर्म कर देगा इनिशियली। देन एक्टिवेट्स द वेराइटी ऑफ पाथवेज, जिसको बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग पाथवेज, जिसमें आपके प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेटर जो हैं प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करेगा, उससे बनेगा थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन फिर आपके फाइब्रिनोजन को एक्टिवेट करेगा, बनेगा फाइब्रिन, ठीक है, जो इंसोल्युबल होंगे, और यही आपके ब्लड क्लॉटिंग का मेन पाथवे है। देन फाइब्रिन थ्रेडेड फॉर्म एंड ट्रैप द ब्लड सेल्स, फिर कंप्लीटली वो ब्लॉक कर देगा। तो एक बेसिक पाथवे है, हम बात करेंगे डिटेल में नेक्स्ट क्लासेस में। एंड नाउ कम टू द बेसिक फंक्शंस और मेजर फंक्शंस ऑफ द ब्लड। अब ओवरऑल बात करें क्या उनके बेसिक फंक्शंस थे, हम जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वही फंक्शंस होंगे। हम एक बात करते हैं ओवरव्यू पे, जो कि एग्जाम में लिखने के लिए आपको हेल्पफुल होगा। तो पहला आपका है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गैसेस बिटवीन द लंग्स एंड टिश्यूज, न्यूट्रिशन बिटवीन द GIT पार्ट्स टू द टिश्यूज, हार्मोन्स ग्लैंड्स टू द टिश्यू, एंटीबॉडीज टू इन्फेक्टिव एरियाज, हीट एक्टिव साइट टू लेस एक्टिव साइट, क्लॉटिंग फैक्टर्स टू ब्लीडिंग एरिया, medicines and the drug to the tissues. And next is the act as a vehicle for the hormones, vitamins, minerals, pigments and the enzymes. Water balance के लिए भी helpful है. Also works in the acid base balance to maintain the pH, temperature regulation, excretion, body defense system
एंड द प्रिवेंशन ऑफ द हीमरेज, ठीक है, ब्लीडिंग को रोकना। तो ये बेसिक फंक्शंस हैं आपके ब्लड के। तो अगर आपका क्वेश्चन आता है तो राइट डाउन द बेसिक कंपोजिशन ऑफ द ब्लड इन द फंक्शन। अगर आपका आता है स्मॉल क्वेश्चंस में, शॉर्ट क्वेश्चंस में, तो आप इन फंक्शंस को लिखिए और उनके क्या बेसिक कंपोजिशन थे उसको आप क्लासीफाई कर लीजिए, खत्म। डिटेल पूछता है तब आपको आरबीसी डब्ल्यूबीसी के बारे में आपको जो और चीज़ें हैं उनको आपको इन्वॉल्व करना है आपके राइटिंग पे, ठीक है। सो दीज आर द बेसिक्स अबाउट द blood composition in their function. I hope you like my videos. If you like my videos, please press the like button, share with your friend, and any feedback, please comment on the comment section. That motivates me for the upcoming videos. In last, thank you. Keep watching.